ये एक क्राइम रिपोर्टर हैं, स्टोरीज़ वगैरह पर कवर करते हैं, फील्ड पर जाते हैं। उन जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ से आवाम भाग रही होती है, हमें उस जगह पे भागना पड़ता है। ना फिर कुछ ऐसी गैजेट्स होते हैं ना कुछ होता है, तो फिर हाँ मुश्किल है। वो गया था रिपोर्टिंग करने के लिए लियारी। लियारी। उसने अपनी आंखों के सामने बाइक जलते हुए देखी अपनी। नाज़ाबाद का वो घर जिसकी दूसरी मंजिल पर जिन्नात रहते हैं। सेकंड फ्लोर का मकान है, ये मैंने जिन्नात को किराए पे दिया हुआ। लियारी की क्या स्टोरी है? बगदादी मोहल्ले की क्या स्टोरी? अगर आप लियारी बगदादी थाने से थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो आपको लेफ्ट साइड पे एक गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा। बच्चे वगैरह पेपर दे के निकले और मैं पेपर कलेक्ट कर रही थी और मैंने पेपर कलेक्ट किए और मैं जब जाने लगी तो ये सारी डेस्क जो है अचानक से, जैसे एक तूफान आया हो, अचानक से एक दीवार की तरफ जाके टकराए। तो जब मैं नीचे गई, कुछ मजदूर काम कर रहे थे, तो जब मैंने वक्त पूछा तो उन्होंने कहा 4 बजे और 12 बजे पेपर ख़त्म हो जाएगा। क्लासरूम बंद है, फुरकान में बाहर से शॉट ले रहे हैं, गैलरी के बाहर से, अंदर कैमरा रखे और एक साया यूं करके गुजरा है। ये तो बड़ा ख़तरनाक वाक़या है और मैं जो सुनने वाले देखने वाले हैं भाई काले इल्म और इसके चक्करों में ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि काम तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे सिर्फ शादी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे कैरियर के अंदर भी बहुत कुछ हो जाएगा अगर तुम मेरे 3 काम कर लो। एक कुत्ते को मार के उसका मगज़ लेके आना है तुमने। 18 से 19 साल की लड़की जिसका इंतकाल हो गया हो, जिसकी डेथ बॉडी है कब्रिस्तान में, उसके बाबा ने मुझसे शर्त रखी कि आपने अपनी और ये तो आपके लिए बहुत आसान है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बहुत सारे खैरियत से होंगे। दर हकीकत के एक और नए एपिसोड में आप सब लोगों को वेलकम। आज की जो हमारी बातें होने लगी हैं, मैं उसके ऊपर तो आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। वो ये, मेरी पॉडकास्ट में जो भी गेस्ट आता है, जो भी अपनी कहानियाँ सुनाता है, बातें बताता है, उसका मुझसे लोग पूछते हैं क्या ये सच होती हैं, क्या ये झूठ होती हैं। तो मेरा यही कहना होता है हमेशा कि देखो, मैं अपनी सी जो भी बताता हूँ ना, वो 100% उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। वो मेरे साथ जो भी वाक़यात हुए हैं, या जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी मैंने देखा है, उसकी उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो मैं उसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ। लेकिन जो भी गेस्ट आता है, वो अपनी जो भी कहानी सुनाए, जैसी भी कहानी सुनाए, जो भी कहे, वो सच हो या वो झूठ हो, इसका फ़ैसला मैं नहीं करता, इसका फ़ैसला हमेशा आप लोग करते हो। क्योंकि मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, कैसा लगा पॉडकास्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। या जब मैं बसेरा के जब लोग मुझे अपनी स्टोरीज़ भी भेजते थे वीडियोज़ बना के, फिर मेंबर, तो मैं ये आप लोग पर ही छोड़ता था कि आप लोग फ़ैसला कीजिए कि आया कि सच थी या झूठ। तो अब जो भी पॉडकास्ट होती हैं, इसका फ़ैसला आप लोग के ही हाथ में है कि आपको सच लगती हैं, झूठ लगती हैं। आपका कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, आप लोग का फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ उसी फ़ीडबैक से हम लोग चीज़ें इम्प्रूव करते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपसे करनी थी। दूसरी बात ये कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन इंसान को जो है ना, बहुत अच्छे-अच्छे काम, क्रिएटिविटी आ जाती है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। आज के जो मेरे गेस्ट हैं, वो बेसिकली हमारे कोलीग हैं, इसी स्टूडियो में हमारे साथ होते हैं। और जब हमारी इनसे बात हुई, जब इन्होंने अपने किस्से कहानियाँ बताई कि यार अज़लान में मेरे साथ भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए हैं, किसी जानने वाले के साथ हुए हैं, ऐसे कुछ मामलात हैं, तो मैंने फ़ौरन से बोला कि यार आप पॉडकास्ट में बैठें, लेट्स डिस्कस दिस। और ये सारी बातें आवाम को बताना ज़रूरी है। मेरे साथ हैं मिस्टर करीम मलिक। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। गुड 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 गुड। सारे पॉइंटर्स जो है ना, मैंने फ़ोन में लिख लिए हैं, तो अगर मैं फ़ोन इस्तेमाल करता हुआ नज़र आऊँ, तो इट मीन्स कि मैं ये सारी इनकी स्टोरी पढ़ रहा हूँ, ना कि मैं रील देख रहा हूँ या मैसेज कर रहा हूँ किसी को। अच्छा करीम, कैसे हो? पहले तो ये बताओ। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक बताएं हो? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। व्हाट्स न्यू इन योर लाइफ? बस कुछ नहीं, भाग दौड़ चल रही है, काम चल रहा है और नए नए केसेस चल रहे हैं, आपको तो पता है हमारी फील्ड का। ये एक क्राइम रिपोर्टर हैं, स्टोरीज़ वगैरह पर कवर करते हैं, फील्ड पर जाते हैं। आई थिंक क्राइम रिपोर्टर जो होता है, उसका काम सबसे मुश्किल होता है, पुलिस, डॉक्टर, वकील के बाद।
सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, और फिर उन जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ से आवाम भाग रही होती है, हमें उस जगह पे भागना पड़ता है, हमें रिपोर्टिंग करना भी उसी ज़रूरी तरफ होती है। जाना पड़ता है वह। और फिर हमारा मामला ये है कि ना फिर कुछ ऐसी गैजेट्स होते हैं ना कुछ होता है, तो फिर हाँ मुश्किल है, लेकिन मज़ा आता है। पाकिस्तान का जो मीडिया है, जो प्रेस है, और बाहर का जो मीडिया है, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जब हम किसी कियोस्क में जाते हैं और किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर फायरिंग हो रही है या लाठीचार्ज हो रहा है, कुछ भी है, तो पथराव हो रहा है, ज़ाहिर सी बात है अगर हम कहीं भी खड़े होंगे, हम पुलिस की तरफ ही खड़े होंगे, ऑपोजिशन वो थोड़ी देखेगा कि हम सामने प्रेस है या कोई भी है। तो अक्सर व बेशतर ऐसा हुआ है कि पथराव जो हुआ है, हम बचे हैं। बहुत सारे हमारे साथी उसमें जो है उनको आके पत्थर भी लगे हैं, बाज़ औक़ात को बुलेट्स भी लगी हैं, रबर बुलेट्स भी लगी हैं, तो हमारे पास वो सेफ्टी इक्विपमेंट्स ही नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ ये है जर्नलिस्ट का। कुछ एक आध बड़े चैनल्स हैं जिन्होंने रखे हुए, वरना जितनी कवरेज मैंने चैनल्स के साथ की है, और मोस्टली उन मुकामात पे मैं गया हूँ जहाँ पर हो सकता है कुछ हमारे साथ, जैसे बिल्डिंग गिरी थी लियारी में, मैं उस जगह पे जाके खड़ा हुआ, थोड़ा सा ही हटा हूँ, छज्जा आके गिर गया, ओए होए होए! और मैंने कुछ भी नहीं पहना, ना हेलमेट था, ना जैकेट थी, ना कुछ नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे मामलात हमारे साथ होते रहे। यार मेरा भाई भी क्राइम जी जर्नलिस्ट जी, है, अब सीनियर है हमारे, सीनियर क्राइम बिल्कुल। जर्नलिस्ट है। उसने मुझे अपना एक किस्सा, अब ज़ाहिर-सी बात है हम 2 भाई हैं, बहुत पुरानी मैं बात कर रहा हूँ, जब मेरा भाई नया-नया इस फ़ील्ड में आया था, तो वो सीएनएन के लिए रिपोर्टिंग जी। करता था, ठीक है? तो हुआ क्या, लियारी गैंग वॉर जब शुरू होना स्टार्ट हुई थी, उरूज पे आना शुरू हुआ था हल्का-हल्का, वो गया था रिपोर्टिंग करने के लिए लियारी। लियारी। एंड मेरा भाई बाइक पे था उस टाइम पे। उसने अपनी आँखों के सामने बाइक जलते हुए देखी अपनी, उसकी बाइक जल रही थी और मेरा भाई सिर्फ़ खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना था, वो रिकॉर्ड कर रहा था और उसकी बाइक जल रही थी। हाँ, तो बड़ा मुश्किल कुर्बानियाँ काम देनी है, पड़ती हैं, बहुत मुश्किल काम मुश्किल है। काम है। और दूसरा अटैक भी होते हैं, हमले भी बहुत होते हैं। धमकियाँ भी बहुत आती हैं, बहुत कुछ होता है, क्योंकि आवाम जब मुश्तइल हो जाती है, वो नहीं देखती है कि सामने कौन खड़ा है। 9 मई में हम इशारे फैसल पे खड़े हुए थे, हुँ। बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हम अपनी आंखों से देख रहे थे, और फिर हमें मालूम था वो एक कार्ड था जो हमें बचा रहा था, वरना हम में और प्रोटेस्टर्स में कुछ फ़र्क नहीं था, क्योंकि हम भी यंग थे, वो भी यंग थे। तो ओए होए पुलिस होए! बस, हमें तो ये डर था कि पुलिस हम पे ही ना आ जाए, क्योंकि उनको लग रहा था ये भी, वो तो माइक था और कार्ड था हमारे हाथ में, बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो हमें उनसे अलग कर रही थी। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब आप वो गैजेट्स पहनेंगे हुँ। उसके बाद ही आप मीडिया लगेगा ना, तो ये हाँ। बाहर के मीडिया में और बहुत फ़र्क आजकल तो है। ये भी है कि कोई भी न्यूज़ कार्ड बना के घूम हाँ लेता है। बिल्कुल, ऐसे ही यूट्यूब चैनल के नाम पर सबने हाँ, बना पता लिया नहीं है। क्या-क्या बना लिए हैं, कभी कुछ, कभी हाँ, कुछ। बहुत सारे नाम है, लाइसेंस याफ्ता नहीं है इस हवाले से। अच्छा, एक चीज़ आप बताएँ, वो लड़के या वो लड़कियाँ जो फ़ेक मीडिया कार्ड बना के घूमते हैं, अगर वो पकड़े गए तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी एक भारी बड़ी सज़ा है, 10 साल कैद भी हो सकती है आपको, और आपको एक भारी जुर्माना भी आप पे आयद किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई डिग्री है, वो डिग्री भी आपकी कैंसिल हो सकती है। कुछ भी अगर आपने फ़ेक कार्ड, इवन आपने किसी और का कार्ड भी शो किया है, अगर आप पकड़े गए तो पुलिस के पास या कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के पास ये अथॉरिटी है कि आपको कानून के कटघरे में ले जाके खड़ा करें, और वो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी ऐसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं जिसके थ्रू आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप ऐसा काम ना करें, क्योंकि इस अगर एक बार फँस गए, हमारे मुल्क में यही है कानून, और जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, वो जी। तब तक तो बहुत आसान लगता है जब वो आप पे नहीं आता। एक बार वो आप पे आ गया ना, और एक बार आप उसके चुंगल में आ गए या फँस गए, आप नज़रों में आ गए, तो फिर उसके बाद हर चीज़ खुल जाती है और बहुत कुछ फ़ेस करना पड़ता है। तो वो लड़के, वो बच्चे, और मोहसिन तुम भी सुन लो, और ये क्लिप काट के जो है ना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देना। जिन लोगों को मीडिया कार्ड बनवाने का शौक होता है ना कि यार डबल सवारी पे घूमना है, मीडिया वालों को कोई नहीं रोकता, कार्ड दे दो। तो ये कोई भी फेक कार्ड बना के जिस किसी ने भी आपको जो दिया है ना फोटोकॉपी वाले ने, ये इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी सोच है। एक टाइम पे बचपन में मुझे भी शौक हुआ था, पता है? मैंने अपने बड़े भाई को बोला था, भाई मैं आपका कार्ड दिखा दूँ? फिर मेरे बड़े भाई ने मुझे बताया कि बेटा बहुत सारी जो है ना खराबियाँ हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो जाली कार्ड कभी ना बनवाएँ, मेहनत करें, काम करें, ऐसे ही है। फिर आप करें। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। अब सीन ये है, नाज़िमाबाद का वो घर जिसकी दूसरी मंजिल पर जिन्नात रहते हैं, पिछले कई सालों से वो मंजिल बंद है। इस वजह से मालिक मकान प्रॉपर्टी नहीं बेचता। जी। आवाज़ चेंज हुई ना मेरी? जब भी तू ते पट्टी पे देखा तूने मुझे। नहीं, ऐसे ही थोड़ा बेस ला रहा था मैं। टेंशन नहीं लिया कर, ईज़ी सीन है। बताएँ भाई। अदलान भाई, आसेब और जिन्नात का मामला ऐसा है कि जब तक ये आपके साथ ना हो ना, सबको लगता है कि कुछ भी नहीं है। हम मुझे तो मानते ही नहीं है, मुझे ये भी वाला ऐसे ही सीन है। लगता था, लेकिन जब ये ऐसे कुछ वाक़यात होने लगे तो मुझे अब
पर्सनली इस बात पर पक्का बिलीफ है। नाज़िमाबाद की अगर मैं आपको थोड़ी सी तारीख बताऊँ ना, तो 1948 और 49 के बीच में ये इलाका कायम होना शुरू हो गया था, क्योंकि महाजरीन आए थे तकसीम के बाद से, तो ये इलाका आहिस्ता आहिस्ता कायम होना शुरू हो गया। अगर आप अभी नाज़िमाबाद का खतोखाल देखें तो आपको बहुत सारी कमर्शियल इमारतें नज़र आएंगी, लेकिन उस बीच में 4 नंबर नाज़िमाबाद में आपको एक ऐसा बंगला नज़र आएगा, और वो बंगला अगर आप देखेंगे तो एक बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी, और वो पुराने तर्ज पे बना हुआ है। तो हम अक्सर गुज़रते थे, उस पे बात भी करते थे, और नाज़िमाबाद में ये कहानी बहुत मशहूर है उस बंगले के हवाले से कि इस बंगले में आसेब है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जब रिपोर्टिंग की तरफ आए, मैं मैं कहा यार देखते हैं क्या कहानी क्या है इसकी, कि हम जब जाते हैं, अगर आप देखेंगे बराबर में भी कमर्शियल प्लॉट है, उसके बराबर में कमर्शियल प्लॉट है, और बहुत सारे, चूँकि बिल्डर माफिया कराची में आपने देखा है, कोई चीज़ नहीं बचती, तो ये घर कैसे बचेगा उनसे। बहुत प्रॉपर्टी बेचने की भी मालिक मकान ने कोशिश की। जब मैंने राब्ता करने की कोशिश की तो कोई ऐसा बंदा सामने आ नहीं रहा था। फिर उसके बाद एक ऐसे शख्स सामने आए जिनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं कैमरे पे तो आके बात नहीं करूँगा, हाँ आपका तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है, तो हम बैठ के इस पे बात कर लेते हैं। और ये वाक़ई में जो वहाँ रहते हैं उनमें से उनके रिश्तेदार थे, जो उन्होंने कहानी बताई, मैं हैरान हो गया, और उस वक़्त मुझे वाक़ई में यकीन नहीं आया कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। 3 या 2 फ्लोर का वो बंगला है, और उसका जो सेकंड फ्लोर है वो बंद है। अच्छा। वो बिल्कुल बंद है, और ऊपर मालिक मकान रहते हैं, नीचे एक और किराएदार रहते हैं। सेकंड फ्लोर को उन्होंने बंद इस तरह से किया हुआ है कि आप देखेंगे गेट के ऊपर भी कारपेट बिछाए हुए हैं, और बिल्कुल सन्नाटा है, बिल्कुल बंद है। और वो आज से नहीं, पिछले 20 सालों से उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि काफ़ी कोशिश की कि वहाँ पर कोई आए रहे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो वो रहने तो नहीं देते किसी को भी, वो किसी को भी रहने नहीं देते थे। बहुत सारे किराएदार वहाँ पे आए तो बहुत सारी शिकायतें होती थी, हमारे सामान गायब हो जाते हैं, रात में हमें कोई थप्पड़ पड़ जाता है, या हमें तंग किया जाता है, हमें शोर शराबा होता है, इस तरह की चीज़ें होने लगी। तो मुझे सबसे हैरानकुन बात जो उस मालिक मकान ने बताई, जो मेरे लिए आज तक उसको कबूल करना किसी भी इंसान के लिए हैरानकुन ही होगी कि ऐसा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि ये जो सेकंड फ्लोर का मकान है, ये मैंने जिन्नात को किराए पे दिया हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब मेरे पास किराएदार आते थे तो वो तो वहाँ रहते ही नहीं थे, और मेरे लिए परेशानी होती थी। और बाद में कुछ ऐसे मामलात हुए कि मुझे अब किराया भी मिलता है, और जब मैं सोचता हूँ बढ़ के भी किराया हर साल मिलता है 10%। और मेरे लिए हंसी की बात थी और हैरानी की बात थी, और लेकिन ये उन्होंने अपने मुंह से कबूला है, ये ऐसा हुआ है। और मैं उनको देख रहा हूँ, उनका चेहरा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो। कह रहे हैं यार जब भी मैं बात नहीं बताता किसी को, मैं क्या बताऊँ, और ये ऐसा हुआ है। बोला आप ये देखें, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, मैं बेच क्यों नहीं रहा हूँ। और वाकई में मेरे ख्याल से 15-16 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो बेच ही नहीं पा रहे, सालों से वो प्रॉपर्टी वहीं पर है, वो क्या बेचेंगे उसको। वो कहते हैं हम जब बेचने, लेकिन हमें कोई तंग नहीं करता, हमें कोई परेशान नहीं करता, बिल्कुल भी हमारे साथ कोई ऐसा मसला नहीं होता। बस हाँ, जब भी हम बैठे हुए होते हैं कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती। हाँ, अगर हम सोचें कि हमने ये फ्लोर किसी को किराए पे देना है, तो उसके बाद हमारे घर में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से फिर हम ये चीज़ सोचते ही नहीं हैं। और फिर जो हमारा एक दोस्त था, उसके साथ वहाँ पर एक वाक़या हुआ। वो डिलीवरी राइडर था, रात को ये काम करता था, पार्ट टाइम जॉब करता था। रात 4 साढ़े 4 बजे मुझे फ़ोन आया कि यार नीचे आ जा। मैंने कहा क्या हुआ? घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा। मैं गया तो कहता है मुझे उस जगह से मुझे फूड डिलीवरी के लिए बुलाया गया। मैंने कहा क्या, तो और भी तो लोग रहते हैं? कह रहा नहीं, मुझे सेकंड फ्लोर पे बुलाया गया। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो यार? कह रहा है वाकई में। और मैंने उसको देखा कांपते हुए, लिटरली वो घबराया हुआ था। कहता है सख्त सर्दियों की रात थी, आई गेस दिसंबर जनवरी का महीना था। कहता है कि मैं जब उस फ्लोर पे गया तो फर्स्ट फ्लोर पे नॉर्मल टेम्परेचर था, यानी ठंड थी। सेकंड फ्लोर पे गर्म था, बिल्कुल एरिया फ्लोर बिल्कुल ऐसा टेम्परेचर था जैसे गर्मी का माहौल है। अच्छा। कह रहा है उन्होंने पैक किया हुआ था बाकायदा। गेट खुला, चादर में हाथ पैक था, और वो हाथ बाहर आया, मुझे पैसे दिए गए, और मुझसे वो खाना लिया, और मैं वापस आया। नहीं यार। हाँ, ये उसने, अगर ये वो मेरा दोस्त देख रहा है वो समझ जाएगा, क्योंकि लास्ट जब मुझे पता था मुझे आपके शो में आना है, तो मैं कल उससे बैठ के ये बात मैंने कंफर्म की। मैंने कहा भाई हुआ था ना तेरे साथ, क्योंकि उस रात तो तू बोल रहा है भाई मैं क्या क्या बताऊँ आपको। तो ये सारे वाक़यात इस तरह के, और उस जगह पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाज़िमाबाद में, अगर आप किसी, मैं 15-16 साल से नाज़िमाबाद में रह रहा हूँ, आप किसी ऐसे बंदे से अगर आप जिक्र करें मैं आपको नाम भी बता दूंगा प्रॉपर्टी का, चूँकि अभी मैं बता नहीं सकता हूँ, ज़ाहिर सी बात है वो एक अलग ही कहानी हो जाएगी। तो आप अगर किसी से भी पूछेंगे तो वो एक ही बात करेंगे कि हाँ ऐसी प्रॉपर्टी है, और बहुत सारे लोग तो भूत बंगला कहते हैं उसको वहाँ पे।
नाज़िमाबाद में देख लो, नाज़िमाबाद 4 नंबर में, वो 4 नंबर भी है ना जिसमें हम गए थे, एक भूत वो बंगला, एक दूसरा है, वो खाली, वो तो डिस्प्यूटेड वो प्रॉपर्टी है। डिस्प्यूटेड हाँ प्रॉपर्टी है, हाँ, वो पता नहीं किसकी, 80 साल से जो है वो ना भी बहुत बंद। महंगी प्रॉपर्टी है। ऑफ कोर्स वो कॉर्नर का प्लॉट है, और बहुत बड़ा है। उसको तो मुझे ऐसा लगता है उस पे बातें फैलाएगी, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे लड़के कूदते हैं, जाते हैं वहाँ पे, बहुत सारे शोज़ करते हैं, हमने देखा है यूट्यूबर्स भी इस प्रॉपर्टी के हवाले से। अक्सर व बेशतर जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मेरा ध्यान उधर ही जाता है। आप अगर कभी गुजरेंगे तो सेकंड फ्लोर पे आपको बिल्कुल अंधेरा नज़र आएगा, आप कोई एक्टिविटी नहीं देखेंगे। अच्छा। हाँ, बिल्कुल पैक नज़र आएगा आपको, और उसको देख के लगता है कि वो हिम्मतनाक है। उसको आपको थोड़ा सा देख के फील हो जाता है कि यार कुछ तो वाकई में हो रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से हम थोड़ा अवॉइड ही करते हैं उसको। और मुझे तो ओनर ने ये तक भी कहा था, भाई नाम भी ना लो, बात भी ना करो। उनके साथ हुआ होगा कुछ ना कुछ, बहुत सारी बातों पे वो घबरा रहे थे, बहुत सारी बातें वो नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी सोर्स लगा के किसी के थ्रू उनके पास गया था। तो उन्होंने कहा यार मैं बैठ के बात ज़रूर कर लूँगा, लेकिन मैं कैमरे पे आके सवाल से बात नहीं करूँगा, क्योंकि बड़ी मैं। हकीकतन मतलब ये है हाँ, कि उन्होंने उसको बात की, पैसे भी किराए पे जा रहा है, पैसे भी आ रहे हैं बढ़ भी रहे हैं, और बढ़ भी रहे हैं। बढ़ भी रहे हैं, और कभी हमें तंग नहीं किया गया। वो कहते हैं कि अगर मैं कैमरे पे आके ही बात कर लूँगा तो इट मीन्स मैं इसके ऊपर स्टैंप लगा दूंगा कि हाँ ऐसा होता था, ऐसा होता। वो मुझसे तो आगे उन्होंने बात कर ली, कैमरे पे आना तो मतलब आप उस बात को फिक्स कर देंगे ना, हाँ ऐसा होता है। माइट पॉसिबल कि आने वाले किस टाइम पे कभी लेकिन कुछ। जो नाज़िमाबाद में जो लोग रहते हैं, जो रिहायशी, उनको पता है कि किस, सबको पता है। वो हम जब गुजरते हैं बाइक से तो अक्सर जो दोस्त यार हमारे साथ होते हैं वो ये बात करते हैं, कि यार ये करीम वही भाई है। भूत बंगला। ओए ये होए। पूरे नाज़िमाबाद में ये बात मशहूर है। नाज़िमाबाद में देखने वाला, सुनने वाला शायद उनके लिए ये बात अब नहीं हो, क्योंकि किसी को ये पता नहीं कि कहानी बैक एंड पे क्या है। बहुत सारे और जर्नलिस्ट ने भी राब्ता किया, तो जब मैंने अपने साथी रिपोर्टर से भी बात की तो उनको भी यही कहानी पता चली थी कि हाँ यार इस तरह की कहानी है। अब आप सोचें ना कि एक प्रॉपर्टी, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, और अगर आप उसको बेचने जाएं तो करोड़ों की प्रॉपर्टी, और बिल्कुल। बराबर में सारे, अगर मैं शो के बाद आपको बताऊंगा आप वो जगह समझ जाएंगे। वो हम्म। कमर्शियल प्लॉट्स हैं, और वहाँ पर वो बची भी कैसे प्रॉपर्टी, और अगर इतनी बड़ी बड़ी ऑफर्स हो रही हैं एक मालिक मकान को क्यों नहीं बेचेगा। तो यही वजह है। क्या मालिक मकान उसी बिल्डिंग में रहता हाँ, है? टॉप फ्लोर पे रहते हैं। टॉप पे वो रहता है, ग्राउंड में? ग्राउंड में एक और किराएदार रहता है, सेकंड बिल्कुल बंद है, सेकंड पे आप नहीं जा सकते। मतलब वो कहते हैं सेकंड से बस गुजर होता है, लेकिन हमें आज तक कोई किसी ने तंग नहीं मालिक किया। मकान को भी क्या ही बोल सकता है। बट इंटरेस्टिंग यार। तो इस तरह की अब मेरे लिए हैरानी थी, और उसके बाद मुझे फील हुआ कि हाँ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। चलो नाज़िमाबाद से निकलते हैं, लियारी पे आते हैं। लियारी। लियारी की क्या स्टोरी है? बगदादी हम्म मोहल्ले की क्या सीन है? लियारी में ना अदलान भाई मैंने बहुत काम किया है, और हम्म। लियारी की मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। 3-3.5 हज़ार साल पुरानी तारीख है लियारी की, 2,500 साल पुरानी। ओके। और लियारी अगर आप इलाके की बात करें, उसको आप पूरा इलाका देखें तो यहाँ शमशान घाट हुआ करते थे। अच्छा। हाँ, पूरा हिंदू आबादी थी, और तकसीम से पहले यहाँ पे काफ़ी एक बड़ी आबादी हिंदू और पारसियों की रहा करती थी। तो आप अगर बहुत सारे इलाकों में जाएंगे तो आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी कि ये आसिफ ज़दा है, और कुछ ऐसे एरियाज़ है, कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ शमशान घाट थे और बाद में स्कूल बन गया। अगर आप लियारी बगदादी थाने से थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो आपको लेफ़्ट साइड पे एक गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा। ओके। उसका नाम मीर अयूब स्कूल है। ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर ये बात कंफर्म है, सबको मालूम है, और बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं शाम के टाइम वहाँ जाने से। अच्छा। हाँ, वहाँ की टीचर्स ने भी हमें ये बातें बताई कि यहाँ हमारे साथ ऐसे वाक़यात हुए हैं। अगर हम यहाँ पे पेपर्स कलेक्ट कर रहे हैं, एक टीचर ने मुझे बताया था कि इस जगह पे जहाँ आप इस वक्त खड़े हुए हैं, यहाँ मैं क्लास ले रही थी और पेपर थे, बच्चे वगैरह पेपर दे के निकले, और मैं पेपर कलेक्ट कर रही थी, और मैंने पेपर कलेक्ट किए, और मैं जब जाने लगी तो ये सारी डेस्क जो है अचानक से, जैसे एक तूफ़ान आया हो, अचानक से एक दीवार की तरफ जाके टकराई, और मैं एकदम घबरा के, एक ब्लास्ट नुमा आवाज़ आई, मैं घबरा के इस तरफ देखा। वो कह रही थी पेपर ख़त्म होना था 12 बजे, मैंने निकल जाना था और पेपर मैंने जमा कराने थे, और विद इन अ सेकेंड ये वाला मामला हुआ कि सारी डेस्क दीवार पे जाके लगी, और मैं घबरा के बाहर निकली। तो मैं जब बाहर गई तो स्कूल का फ्लोर खाली था, तो वो उन्होंने सोचा कि शायद सब नीचे चले गए होंगे। कह रही मैं सेकंड फ्लोर पे गई, वो भी खाली, स्टाफ रूम भी खाली। तो जब मैं नीचे गई, कुछ मज़दूर काम कर रहे थे, तो जब मैंने वक्त पूछा तो उन्होंने कहा 4 बज रहे हैं, और 12 बजे पेपर ख़त्म हो जाने थे। ये उन्होंने उनके आप बीती उनकी कि 12 बजे तक पेपर ख़त्म होना था, और मुझे पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुजरा। और ये एक आवाज़ आई, और जब मैं नीचे उतरी पेपर लेके 4 बज रहे तो थे? 4 बज रहे, और मज़दूरों ने बताया मैडम आप इधर क्या कर रही हैं, ये तो इस टाइम तो ख़त्म हो गया सब कुछ, पेपर तो ख़त्म हो गया। ओए होए। और मीर अयूब के बारे में तो वाक़यात
साफ साफ इसलिए डिस्कस होते हैं क्योंकि वहाँ के रिहायशियों के साथ जो, अगर आप वहाँ एक हमारा ही जानने वाला कज़न है, वो तो रात में क्रिकेट खेल रहे थे। सही। तो अब बेध्यानी होती है, जब आप खेल रहे होते हो तो आपको मालूम ही नहीं है, हम लोग गाड़ियों के सामने भाग जाते हैं बॉल पकड़ने के लिए, तो आपको पता ही नहीं है। तो नाइट मैच चल रहा था, रमज़ान का महीना था ये, वो कहता है कि जब शॉट मारा तो बॉल मीर अय्यूब की छत पे चली गई। जब मीर अय्यूब की छत पे चली गई तो मैं छत पे चढ़ के चला गया, मैं गया बॉल लेने के लिए, तो मैं आगे जा रहा हूँ तो बॉल मेरे सामने है, बॉल और मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ तो मुझसे दूर जा रही है। तो जो मैं थोड़ा सा आगे गया तो कहता है मुझे दो छोटे हाइट के बच्चे वहाँ पे दिखे, बॉल मेरी सामने पड़ी, वो खुद जो है ना वो उस बॉल से खेल रहे हैं, और उन्होंने मुझ तक बॉल फेंकी और मैं एकदम ना पलट के गिर गया। और वो लड़के बताते हैं कि हमने इसको वहाँ से बेहोशी की हालत में उठाया और ले गया, और कोई 1 से 1.5 महीना वो बीमार रहा। उसके बाद वो इन मामलात के ऊपर जिक्र भी नहीं करता है, ना वो वहाँ से गुजरता है, क्योंकि वहाँ के इलाके इलाके वालों ने ये सभी बताया कि रात में जब एक रात का पहर होता है तो वहाँ से बाकायदा तौर पे आपको लड़की की चीखने की आवाज़ें सुनाई देती है, बच्चों के हंसने की आवाज़ें सुनाई देती है। हाँ, वो मैंने स्कूल देखा हुआ है, क्योंकि सामने ही मामू का घर था मेरे, तो वो मैंने स्कूल देखा हुआ है। और वो स्कूल लगता है कि शायद वहाँ कुछ हो, क्योंकि वो कहते हैं कि हमने बाज़ औक़ात तो लोग ये भी बताते हैं कि हमने अगर जैसे रात में बेध्यानी में हम चले गए खिड़की की तरफ या बालकनी की तरफ, तो हमने बाकायदा जैसे एक ख़ातून को भागते देखा है, वो इधर से उधर भागती है। और मेहंदी के दरख्त के बारे में आपने सुना होगा कि जी जी जी। जो ये आसेब होते हैं सबसे ज़्यादा मेहंदी के दरख्त, और वहाँ पे अगर आप देखें बैनियन ट्री समझते हैं, जो जड़ों वाला दरख्त होता है पुराना, वो उस स्कूल के अहाते में आपको बैनियन ट्री मिलेगा। और वो बैनियन ट्री कटता नहीं, कभी कोशिश की गई है उसको काटने की, लेकिन नहीं, वो कहते हैं कि इस दरख्त के अंदर एक चुड़ैल है, और इस तरह से आपको आवाज़ें भी सुनाई देती है, भागने की आवाज़ें, पायल की आवाज़ें, ये सारा वहाँ पे मामला होता है। और अगर आप वहाँ पर चले जाएँ रात में तो ऐसे बहुत सारे लोग टकराए हैं जो बीमार हुए हैं। अच्छा, गवर्नमेंट स्कूल में मुझे लगता है ऐसे मामलात होते हैं, बिकॉज फुरकान में कौन से वाले हम स्कूल गए थे? एक तो नाज़िमाबाद वाले में गए थे, वो तो जो 25 साल से जो बंद था। एक वो वाला था जो कॉर्नर में वो ताला उन्होंने बंद करके रखा हुआ था और अंदर से पूरा हम कैमरे में रिकॉर्ड होता है। फेडरल बी एरिया, यार फेडरल बी एरिया में और नाज़िमाबाद में। नाज़िमाबाद वाला कई बार मैं बता चुका हूँ, लेकिन फेडरल बी एरिया वो एक ग्राउंड था, ग्राउंड के साथ स्कूल था। आई थिंक सरफराज अहमद जो क्रिकेटर के नाम पे वो एक ग्राउंड फेडरल बी एरिया में, तो वहाँ एक कॉर्नर पे स्कूल भी बना हुआ है। तो हम चले गए, स्कूल के बारे में बहुत सुना था मोहल्ले वालों से कि भाई यहाँ पे ऐसे मामला आते हैं। हम चले गए। अब जब वहाँ गए तो ये स्कूल का पोर्शन है, चौकीदार वगैरह भी हमारे साथ। उसने बोला हाँ ये हमारा स्कूल है। ये वाला पोर्शन पीछे पानी की टंकी और ये सारी चीज़ें थी, और एक क्लास रूम टाइप्स का था। कहते हैं यहाँ एग्जाम्स होते हैं, यहाँ पे एग्जाम्स के दिनों में सिर्फ ये खुलता है बकौल उनके। एक छोटा सा 10 वॉट का एक बल्ब जल रहा था, हम और बाहर से ताला लगा हुआ था। मेरा था मुझे अंदर जाना है, माहौल पूरा वो कि लाइट फ्लिकर कर रही है और ना थोड़ा सा डरावना माहौल हुआ था। हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर थे कि भाई कुछ होगा तो देख लेंगे, क्या अल्लाह मालिक है। क्लासरूम बंद है, फुरकान भाई बाहर से शॉट ले रहे हैं, गैलरी के बाहर से, अंदर कैमरा रख के, और हम देखते हैं एम्प्टी रूम है, ऑरेंज लाइट जल रही है, और एक हम जब खड़े होते जमीन पे साया नजर आता है, कैसा होता है जमीन पे काला, एक 2 डायमेंशन में काली चीज। अब सोचो उसी साया को आप खड़ा कर दो और एक साया यूं करके गुजरा है। हाँ ऐसे है। और हम लोग का दिमाग खराब हो गया। हमने बोला यार विजुअली, आई थिंक विजुअली फर्स्ट टाइम हमने वो कैप्चर किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं पहले भी कर चुके हम लोग, डेक से फिर ऊपर आवाज आना शुरू हो गई थी। तो ये बात सच है कि जो कहते हैं कि भाई स्कूल हमारा कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है, शमशान घाट के ऊपर बना हुआ है। ये असल में बातें ये बड़े बूढ़ों से ही सुन के बोलते हैं। कोई ऐसी अब जैसे मीर अय्यूब के बारे में कहते हैं शमशान के, जब मेरी उसके चौकीदार काफ़ी पुराना है वहाँ पर, तो अब चूंकि मामू अगर सामने है तो उसके बाद मैंने उससे भी बात की। मैंने कहा भाई शूट करना अंदर। वो कहते हैं यार हमारे लिए शूट इजाज़त देने में मसला नहीं है, लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे ना। हम तो यहाँ पे पिछले 30 सालों से रह रहे हैं, 30-40 साल से यहाँ पे हम जद्दी पुश्ती रह रहे हैं, और हम तो बहुत कुछ देख चुके हैं।
हम तो ज़्यादा बाहर भी नहीं निकलते हैं। जो हमारी गेट के बाहर अगर ड्यूटी है वो ठीक है, जो अगर गेट स्कूल के अंदर हमारा एक कमरा है वहीं पे हम इससे ज़्यादा हम ज़्यादा बाहर नहीं जाते रात के इस पहर में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो ये भी कह रहा है कुछ लोगों का घर है भाई, आप क्यों छेड़ रहे हैं। वो इस तरह की बातें करते हैं और अगर आप जाएँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार यहाँ कुछ है, क्योंकि बाहर एक मज़ार-नुमा भी बना हुआ है। अच्छा। हाँ जी, बाहर एक मज़ार-नुमा भी बना हुआ है और वो उस पे बाकायदा लिखा हुआ है कि कोई गंदगी यहाँ ना फेंकें, अच्छा। कोई गंदी चीज़ यहाँ ना फेंकें। क्योंकि अक्सर आपको पता है कि लोग जाते हैं और वो साइड में खड़े हो गए कुछ भी, तो उस पे बाकायदा ये ताकीद की गई, क्योंकि ये वाक़यात ऐसे हुए हैं कि वो मज़ार के साथ किसी ने कोई गंदगी फेंक दी, कोई ऐसी हरकत कर दी और उसको या तो बीमार हो गया या तो फिर उसका ज़हनी तवाज़ुन ही ख़राब हो गया। तो ये हमें वहाँ के चौक, और वो मज़ार मैंने भी देखा है, वो है स्टिल है, वो पुराना मज़ार है और अंदर जो है ये सारे मामलात चलते रहते हैं। और फिर उस पे कहा है कि यहाँ पर अरसे दराज पुराना शमशान घाट था जो अरसे दराज तक चलता रहा और उसके बाद फिर जब तकसीम के बाद शहर आबाद होना शुरू हुआ तो फिर तक यहाँ से शमशान घाट मूव कर दिया। तो माइट पॉसिबल कि वहाँ पे ये सब पुराने आसिफ वगैरह पुराने सब। आसिफ, और वो कहते हैं कि इस कदर वो आसिफ ज़दा है कि अक्सर व बेशतर तो स्कूल के दौरान ही हमें ऐसा फ़ील होता है जैसे कोई बच्चे भाग रहे हैं या कोई किसी को छेड़ दिया, कुछ हो गया स्कूल के दौरान ही, वरना अमूमन तौर पे दिन के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा आबादी होती है, बच्चे आए हुए होते हैं। रात में तो वो कहते हैं कि हाँ जी कन्फर्म है, और लोगों ने कन्फर्म किया कि बहुत आवाज़ें भी आती हैं चिल्लाने की, चीखने की, हंसने की, भागने की, खेलने की, ये सारी चीज़ें उसी स्कूल से होती है। और नाम है मीर अय्यूब। तो जो देख रहे हैं वो चले जाएंगे। भाई जो देख रहा है और उस इलाके में अगर आप रहते हैं, नाज़ाबाद वालों कमेंट करके बताओ कि ऐसा क्या तुम लोग को पता है, और लियारी वालों बताना मुझे मीर अय्यूब के बारे में। चलो नाज़ाबाद लियारी से हम आगे बढ़ते हैं। हॉक्स बे का हर्ट, हॉक्स बे का हर्ट वो तो हमारे साथ खुद हुआ है। क्या सीन है? वो तो उसके बारे में तो खैर उस हर्ट के बारे में हमने सुना नहीं था कि वहाँ ऐसा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हर्ट हैं जहाँ पे हमने सुना है कि वहाँ पे वो आसिफ ज़दा है। और समंदर के करीब तो ये सबसे बड़ी पुरानी मिसाल है कि सबसे ज़्यादा अगर आपको आसिफ पाए जाते हैं वो समंदर के करीब पाए जाते हैं। दुनिया जहान की चरिंद परिंद और क्या क्या नहीं है, क्योंकि एक राज है जिसको इंसान आज तक डिस्कवर ही नहीं कर पाया। तो वो उसके बारे में कहा जाता है। हम सारे दोस्त मिलके हॉक्स बे में बारबेक्यू पार्टी करने गए थे। हम सब थे, 8 से 10 दोस्त थे और वो हट बुक करवाया, उसके अंदर रूम वगैरह भी थे। और उसमें से जब रात होती अक्सर व बेशतर बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, ज़्यादा ही दोस्त थे हम, बल्कि हम पूरा एक क्रू गया हुआ था। तो अगर आप दूसरे भी कंपनी वाले मिल के सारे गए थे तो कुछ 3-4 ने सोचा कि वो सोएंगे जाके। तो हुआ ये कि अब जब वो कमरे में गए तो सो गए। हमें ऐसा फील हुआ कि इनके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बजाया जा रहा है। अच्छा। हाँ, बाकायदा तौर पे आवाज़ें आ रही हैं बाहर ज़ोरदार तरीके से, और ऐसा जैसे कोई दरवाज़ा पीट रहा है। हम सब बाहर बैठे हुए थे बारबेक्यू करके, बॉनफायर चल रहा था। आई गेस जनवरी का महीना था, मुझे आज भी याद है। 2019 2 जनवरी की बात है। हम सारे मिल के गए थे, क्योंकि ये इस तरह का वाक़या था। हमारे लिए बड़ी हैरानी की बात है, हम तो दिन होने का इंतज़ार कर रहे थे कि बस किसी तरीके से हम तो हट में भी नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि ज़ोरदार दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आई। जब हम वहाँ गए तो भाई क्यों पीट रहे हो तो अंदर से दरवाज़ा? तो फिर जब हमने उनको देखा वो तो वाक़ई में सो रहे थे। आपको फ़ील हो जाता है कि कोई सो रहा है या कोई मस्ती कर रहा है, कोई मज़ाक कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने कहा यार शायद हमें कोई ऐसा फ़ील हो रहा है, क्योंकि इतना खुला इलाका है, कोई और हो रहा हो। फिर हम बाहर गए, फिर महसूस हुआ कि कोई ज़ोरदार तरीके से दरवाजे बजा रहा है, पीट रहा है, बर्तन पीट रहा है, जो भी वहाँ पड़े हुए हैं। अब की बार हमें थोड़ा सा शुबा हुआ, हम अंदर गए, हम अब वहीं रुक गए। हमें महसूस हुआ, मैंने कहा भाई अब हम जाके हम ज़रा देखते हैं। 3 से 4 और रुक गए, वो 3 से 4 वहाँ रुक गए, हम बाहर चले गए। उस टाइम कुछ भी नहीं हुआ। फिर थोड़ी देर में हम आके बैठे तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होने लगी। सुबह अब फिर हम इस सारे बाहर आके बैठ गए। हमने कहा नहीं अब अंदर नहीं जाना, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है, बर्तन बजा रहा है। पिकनिक बर्बाद हो गई। हाँ नहीं, बर्बाद जिसको आप कहते हैं गर्क हो गई, क्योंकि हम तो सिर्फ इंतजार, क्योंकि आप अंदर जा नहीं सकते थे। नौकरी पेशा बहुत सारे लोग थे जिनको ये था कि यार 3 घंटे नैप लेके अब सुबह मैंने ऑफिस ही जाना है। और मुझे याद है मुझे यूनिवर्सिटी जाना था, मेरा सुबह पेपर था, लेकिन पिकनिक भी करनी थी। अब मैंने तो सोना नहीं था, जिन्होंने सोना था वो अंदर गए। अब डेस्क बज रहा है, कैबिनेट बजाए जा रहे हैं, दरवाजे बजाए जा रहे हैं। फिर अब सुबह हुई तो गिलास का वहाँ पे गिलास था, तो हमने अब आप असलान भाई
15 फीट तो किसी इंसान का हाथ नहीं जाएगा, हम्म 15-16 फीट तो किसी गिलास था पूरा, क्योंकि गिलास वाले हट बहुत सारे। हमने जो ओस होती है उस पे बाकायदा हमने पंजे में कोई 8-10 हाथ देखे उस पे। ऐसा आता है, और वो इंसान का पंजा भी नहीं था, वो ऐसे थे, 3 ऐसे पंजे बने हुए थे और लंबा हाथ था, और एक साथ कोई 8-10 वो पंजे बने हुए थे, और जिसको हम देख के हैरान हो गए कि ये क्या है। हमने बड़ी कोशिश की जानने की कि यार भाई किसी ने मजाक किया तो ना करो, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे लड़के ये देख के ही परेशान हो गए थे कि कि क्या हो रहा है, ये क्या क्या हो सीन। रहा है, क्योंकि रात भर हम उस खौफ में थे, आपस में मजाक भी कर रहे थे, लेकिन हमें वो डर ज़रूर था, क्योंकि एक घंटे सवा घंटे के इस टाइम पैसेज के अंदर हमारे साथ 2 से 3 ऐसी चीज़ें हो गई, क्योंकि हम अंदर जा रहे हैं तो वो आवाज़ नहीं आ रही, बर्तन हमारे बज रहे हैं, तितर बितर हुए हैं, और फिर हमें लिटरली ये फील आ रहा था कि कोई चीज़ हमें ये कह रही है कि भाई अब अंदर नहीं आना यार, अब अंदर मत आना, ये ऐसी जगह नहीं, क्योंकि हम तो वहाँ सामान भी वही रखा हुआ था, बस किसी, क्योंकि वो केयर टेकर भी वो चला गया अपने घर रात में। अब हमने सिर्फ और सिर्फ वेट करना था कि सुबह हो तो हम अपना सामान निकालें। तो सुबह जब हम सामान निकालने गए तो फिर हमने देखा कि सुबह 5:30 के 6, साढ़े 4 के 5 का वक्त था। हमने देखा कि ये जब ओस गिरी हुई थी तो उसके ऊपर हमने ये निशानात देखे, और फिर उसके बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई में कुछ ऐसा था रात में जिससे हम बच गए। और उसके बाद फिर हमारे 2 दोस्तों की तबीयत भी ख़राब हुई। जब वो घर पहुँचे हैं, 2 दिन तक तो उनको बुखार रहा, और कुछ दोस्तों ने ये भी क्लेम किया कि यार हम, मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं सो रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है, मेरे दिमाग में वही चीज़ आ रही है बार-बार, और मैं अभी स्टिल मेरा दिमाग वहीं पर है। तो 2 से 3 दोस्तों ने तो ये भी क्लेम किया था, तो काफ़ी हमें डर हो गया था। वो उसके बाद से ऑक्सबे में रात रुकने नहीं गया। मुझे तो कोई हर्ट समझ नहीं आया, मैंने कहा यार रेत काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं अंदर नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये जो वाक़यात मैंने आपको सुनाए, ये तो किसी की ज़बानी उन्होंने बताया, उन्होंने कबूला। ये तो मेरे साथ खुद हुआ, और वाक़ई में उस वक़्त ये खौफ़ का इस कदर माहौल था कि सबसे बड़ी उम्र के हमारे 50 ईयर उनकी एज थी, वो भी नहीं जा रहे थे। मैं कहा यार आप चले मतलब जाएँ। इतना वो डेडली और लीथल हो हाँ, गया था कि इतना पता है कि कुछ है अंदर। नहीं, ऐसा था ना कि आप अंदर वाले को पता ही नहीं है, बाहर वाला फ़ील कर रहा है कि ज़ोरदार तरीके से दरवाज़े बजाए जा रहे हैं। और जो सो रहा है वो बस सो ही ना, रहा है। उसको नहीं पता कुछ भी, उसको नहीं मालूम कि कुछ भी चल रहा है। वो तो कह रहा है क्या बकवास लगाई हुई है, सोने दो, तुम लोग हमें उठा रहे हो, ओए होए। सोने दो। फिर ऐसा हुआ कि उसके बाद ना हम जैसे बाहर बैठे हुए, तो हमने कैमरा रिकॉर्ड किया, तो वो आवाज़ें रिकॉर्ड की और उनको बताया कि भाई ये देखो। वो अब उस पे मज़ाक भी बहुत बनता रहा, लेकिन मैं अगर सीरियस, मजाक का मार्जिन तो बहुत है इस वो बहुत टॉपिक में। ज़्यादा है, उसमें तो बहुत कुछ है कि क्या हो रहा था, ऐसा क्या हो रहा था बाहर या अंदर क्या हो रहा था। हाँ, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मजाक तो आज तक भी बनता है, लेकिन अगर मैं ये हकीकत है। अगर 5-6 साल पहले आपको लेके जाऊँ, अगर उस रात की बात करूँ, तो वो मजाक बिल्कुल भी नहीं था। ओए होए होए। वो मुझे तो फील नहीं हुआ वो मजाक था, और मुझ समय जितने भी थे आज सारे के सारे जो, अगर मेरे दोस्त देख रहे हैं, वो सब के सब बहुत ज़्यादा, अरे कुछ भी नहीं था, कुछ उस चेहरे में आज तक नहीं भूलता, वो जो चेहरों की रंगत उड़ गई थी, क्योंकि हमें लग रहा था मजाक हो रहा है, वो नहीं था मजाक, क्योंकि वो अब कुछ चीज़ें डेलिबरेटली हो जाती है ना, आप वेट करते हैं और वो आपके सामने हो जाता है। हम वेट कर रहे हैं और बजे हमारे सामने, ओए होए। और हम देख रहे हैं कि कोई ऐसी कोई चीज़ ही नहीं, कोई इंसान नहीं है जो बजा रहा है, और फिर हमने कहा नहीं, यहाँ तो अब रुकना बेकार है। अच्छा, एक और एक वाकया है तुम्हारा, जो एक बंदे को शादी करनी थी और वो काला जादू हाँ जी। करवा दिया था, क्या सीन जी, था वो? ये तो बड़ा ख़तरनाक वाक़या है, और मैं जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, भाई ये काले इल्म और इसके चक्करों में ना पड़ें। अ, ख़ैर एज तो उनकी है 50-55, लेकिन सही। उनकी जवानी का ही किस्सा है ये, और वो उनकी ज़बानी ही है। ओके। हाँ, उन्होंने ही बताया कि वो किसी खातून की मोहब्बत में मुब्तला थे, और खातून भी उनसे मोहब्बत करती थी, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे थे। ओए होए होए। बड़ी कोशिश की गई, रिश्ते भिजवाए गए, बड़ी कोशिश की गई, लेकिन नहीं मान रहे। उसी खातून ने इनको कहा कि फ़िला जगह पे, आई गेस 30 साल पुरानी बात तो होगी, और उस टाइम मेरे ख्याल से नॉर्थ कराची इतना आबाद नहीं होगा, क्योंकि अब तो खैर एक वसी तरीन आबादी है। तो उसने कहा कि फ़िला जगह पे एक ऐसे बाबा बैठा हुआ है, आमिल है, जो इस तरह के अमल करता है, और हमारा मामला हो जाएगा। तो उसने कहा पहले तो मैं नहीं जाना चाह रहा था, लेकिन मोहब्बत थी और वो नहीं मान रहे थे, और वो शादी किसी और से कराने में बज़िद थे, और मैं मोहब्बत में चला गया वहाँ पे। कह रहे हैं ऐसी एक जगह पे गया मैं, मगरिब के बाद ही वहाँ पहुँचा, क्योंकि वो मगरिब के बाद ही मिलते थे। और वो कहते हैं कि एक झोपड़ी नुमा थी, एक हट बना हुआ था, और उसमें वो बाबा बैठे हुए। तो जब मैं अंदर गया तो उन्होंने मेरा नाम ले लिया कि बिलफर्स, आसिफ, उन्होंने नाम ले लिया, आ जाओ आसिफ, तुम्हारा मसला मुझे मालूम है। कह रहा है जब मैं जाने लगा तो उनको अंदर ही जाने लगा, उनको मेरा मसला मालूम था, और मैं किस वजह से आया, और ये भी पता था कि ये क्या है, ये किस तरीके का मामला है। तो जब मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने कहा मसला ही नहीं है,
तुम्हारा तो मसला हल, जो तरीकाकार होता है बाबाओं का बात करने का कि तुम्हारा तो मसला हल हो जाएगा। लेकिन वो बताते हैं कि वहाँ पर एक तो होता है झूठ, नकली, जाली। कह रहे वहाँ जाली जैसा कुछ भी नहीं था, वहाँ अच्छा। वाकई में काले जादू का अमल होता था और वो लग रहा था कि वहाँ पे उस झोपड़ी के अंदर होता है। तो उन्होंने कहा कि काम तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे सिर्फ शादी नहीं होगी बल्कि तुम्हारे करियर के अंदर भी बहुत कुछ हो जाएगा अगर तुम मेरे 3 काम कर लो। ओके। अब आप अजलान भाई, अगर कोई आपको बोले कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल रहा है जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है और 3 काम करने हैं, आप क्या कहेंगे? आप बोले ठीक है मैडम। वो जो जिस बंदे की फटी पर होता है ना, हाँ, वो उसको डूबने वाले को तिनके तैरने का वाले को सहारा। तिनके का तिन सहारा। उसने कहा 3 काम मेरे लिए क्या है? लेकिन जब वो 3 काम उसने सुने, पहले तो उसने कहा कि जब मैं पहली रात गया तो उसने मुझे काम नहीं बताया, तो जब मैं पहली रात गया तो सामने वाली जो पार्टी थी उनकी तरफ से हल्का सा झुकाव दिखा मुझे और वाकई में उनके बिहेवियर में चेंज आने लगा और मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि नरमी से बात कर रहे हैं, यानी हाँ, बाबा का तो काम कर रहा है हाँ, टोटका। तो वो उसने कहा ये तो वाक़ई में हो रहा है और हम्म। फिर उसने उसके लिए तो ये मेरे उसके लिए काम हो रहा था। उसने कहा बेहतरीन। तो फिर वो उसने कहा मैं अब फ्रीक्वेंटली जाने लगा बाबा के पास। तो बाबा ने मुझसे पहली शर्त रखी। पहली शर्त ये रखी कि एक कुत्ते को मार के उसका मगज़ लेके आना तुमने। तो बोल रहा है ये इनह्यूमन हरकत है। आप अगर किसी आप एनिमल लवर है, मैं खुद एनिमल लवर हूँ, मेरे लिए मैं उसने कहा कि मैं ये सुनते ही परेशान हो गया कि मैं ये कैसे करूँगा। लेकिन चूँकि वो मोहब्बत उरूज पे थी। मोहब्बत और वो पागलपन, वो दीवानगी, तो वो उसके अंदर तो लोग इंसान को मार दें, ये तो फिर हाँ, हमारे माशरे में तो जानवर तो सबसे निगलेक्टेड है। हाँ। उसको तो देख के लोगों ने पहले ही पत्थर मारना है, तो सबका दिमाग उसमें हाँ। क्या है? कुछ भी नहीं है। उसने कहा मैंने एक इलाके के चरसी को ये टास्क दिया कि मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगा, तुमने एक कुत्ता मार के मुझे देना है और बाबा ने ये कहा था कि मगज़ तुमने निकालना है, ये नहीं निकालेगा, यानी जिससे भी काम करा रहा हो। तो बोला उसने उस कुत्ते को मारा, मुझे एक बोरी में बंद करके ला के दे दिया और मैंने उसका मगज़ बाहर किया और बाबा को ले जाके दे दिया। तो बोला हमारा मामला काफ़ी बेहतर होने लगा, अच्छा। रिश्ते की बात चलने लगी और 3-4 महीने के पीरियड में ये सारे मामलात हुए, यानी जो शराइत उनके साथ रखी। तो उन्होंने कहा कि हमारा बहुत अच्छा मामला होने लगा, उन्होंने घर आना जाना शुरू कर दिया और बातचीत होने लग गई। फिर उसके बाद अब चूँकि 3 शराइत थी और 3 शराइत की बुनियाद पर ही ये शादी भी होनी थी और सब कुछ होना था। तो दूसरी शर्त बाबा ने उनसे रखी और ये उन्हीं के अल्फाज है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बकौल उनके। अब क्या कितनी सच्चाई ये नहीं पता, लेकिन जो उन्होंने बताई बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी। तो दूसरी बात उन्होंने की जो बाबा ने जिक्र किया, उन्होंने कहा कि आपने 18 से 19 साल की लड़की जिसका इंतकाल हो गया हो, जिसकी डेथ समय, लेकिन 2 दिन मतलब रिसेंट टाइम में जिसकी डेथ हुई हो, शाम में ही सुबह, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वो चीज़ें आपको तभी मिलेंगी और इस तरह की चीज़ें। तो मेरे लिए बड़ी मैं सुन के हैरान हो गया कि इस तरह की भी चीज़ें होती हैं और वाक़ई में जब मैंने इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की तो ये तो बहुत आसान बात है। लोगों ने इससे ज़्यादा हरकतें की हैं। तो वो कहते रहे कि मैंने कोशिश की, मैंने ढूँढना शुरू किया। मैं आगे गया, मैंने बहुत सारी ऐसे मामलात किए और मुझे आखिरकार इस तरह का केस मिल गया और मैंने जो है वो कब्रिस्तान के गोरकन से इस हवाले से डिस्कशन कर ली कि भाई मुझे ऐसे-ऐसे चाहिए, मैं तुम्हें इतना-इतना पैसा दूँगा। और एट द एंड काफ़ी महीने की कोशिशों के बाद और वहाँ ऑन द अदर साइड हमारे मामलात अच्छे चल रहे थे। अच्छा। सब कुछ हो रहा था हमारी ज़िंदगी में और बोला मैंने फाइनली ये चीज़ निकाल ली, ढूँढ ली, मुझे मिल गई किसी तरीके से और मैं ले गया बाबा के पास। तीसरी शर्त उस बाबे ने जो रखी, उन्होंने कहा ये तुम्हारे लिए बहुत आसान है और तुम्हारे लिए बहुत बिल्कुल ही आसान है। तो उन्होंने कहा कि इस बीच में हमारे मामलात ठीक होने लगे, हमारा रिश्ता हो गया, हमारी बातचीत और कुछ टाइम में हमारी, अच्छा। हाँ जी, हमारी शादी होने लगी क्योंकि और बाबा का काम वर्क करने लगा क्योंकि मैं बाबा को तमाम तर शराइत मुकम्मल करके दे रहा था। हाँ। तो जब मैं तीसरी बार गया तो बाबा ने मुझसे शर्त रखी कि आपने अपनी दीनी किताब के वर्क लेके आने मेरे पास और ये तो आपके लिए बहुत आसान है। यानी उन्होंने कहा कि आप इसको पढ़ें और ला के दे दें। बोला अब मेरे लिए बीइंग अ मुस्लिम ये बहुत मुश्किल था। शायद वो बाकी चीज़ें आसान थी लेकिन ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि मैं दायरा इस्लाम से बाहर हो जाता। ये मैंने ना करने की ठानी, ये मैंने ना करने की ठानी और मैंने वहीं से इनकार कर दिया। तो उस बाबा ने कहा कि तुझे क्या लग रहा है, जब मैं इतना सब कुछ कर सकता हूँ कि मैं तेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ?
तेरे साथ और मामलात नहीं हो सकते? मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। अगर तू इतना आगे आके अब पीछे हटेगा तो तेरी ज़िंदगी पे और तेरी बहुत सारी जगहों पे बातचीत आएगी। उसने कहा मैं ये काम नहीं करूँगा और मैं अपनी, कहता है मैं अपनी झोंपड़ी से जो उसकी, मैं निकला और मैं वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा। तो कह रहा जब मैं भागने की कोशिश करने लगा तो मैं निकला बाइक चला के और मैं सोचता जा रहा हूँ, जब मैं अपने इलाके में एंटर हुआ तो अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया और मैं क्या देखता हूँ कि जब मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरे बराबर में एक इतनी सी हाइट की एक खातून ज़ोरदार तरीके से मेरे बाइक की रफ्तार में ही भाग रही है मेरे साथ, और उसको देख के मेरी बाइक स्लिप हो गई और मैं घबरा के उसको देखने लगा। तो इस बीच में वो कहते हैं कि एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स आए। हाँ, उनकी बड़ी बड़ी सी दाढ़ी और चेहरे पे एक रूहानियत थी, और वो उन्होंने आके इस मामले को रोका और मेरे मेरे सामने आके खड़े होकर मैं बेहोश हो गया। मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आँख खुली तो मैं घर में था और वो शख्स भी वहाँ थे, और उन्होंने मुझे कहा कि आइंदा के बाद से तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा। और उसके बाद से कहता है उस शख्स से मेरी मुलाकात नहीं हुई और मैं उस बाबा के पास भी नहीं गया। ये उनके अल्फाज हैं कि जो रिश्ता हुआ था हमें नहीं पता कि 4 दिनों में उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने रिश्ता कैंसिल किया, उन्होंने मना कर दिया, उस खातून का दिल फिर गया और वो चंद महीनों के अंदर ही, चंद दिनों के अंदर ही वो घर छोड़ के चले गए, और उसके बाद से हमारी कभी मुलाकात और बातचीत नहीं हुई। वो मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। खैर आज उनके 3-4 बच्चे हैं, लेकिन ये उनके जवानी का किस्सा है। वो बताते हैं कि वो मामला नहीं हुआ। उस पे उन्होंने मुझे ये बात की कि ये जो काला इल्म और जादू, जादुई तरीके से जो ये मोहब्बत और रिश्ते और ये सारी बातें महबूब कदमों में, इस तरह की बातें अगर आपको अपनी दीवारों पे चौके हुए मिलती, इस सारे मामलात के पीछे ना जाएं, क्योंकि जब इसका असर टूटता है तो फिर चाहे आप 3 बच्चों के बाप हों या चाहे आपकी कितनी मोहब्बत की ज़िंदगी हो, वो सामने वाला शख्स, वो मर्द या खातून आपको पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए आप, क्योंकि वो तो उस सर्कल के अंदर है, उसके ऊपर तो एक काला इल्म हुआ है। और उस पे उन्होंने मुझे बात की कि बाद में जब मुझे अंदाज़ा हुआ तो वो तो उस काले इल्म का नतीजा था, वो तो मोहब्बत थी नहीं। और उसके बाद उन्होंने, वो सब ख़त्म हो गया मामला और वो घर छोड़ के वहाँ से चले गए। बोला जब ये सब हुआ तो मैं बीमार भी रहा काफ़ी टाइम, लेकिन मेरी लाइफ अब बहुत बेहतर है और मैं कभी भी इन सारे मामलात में, बोलते हैं मैं अब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जहाँ मैं देखता हूँ ना, वो उन पे बाकायदा एक स्टोरी भी की गई है कि वो जाते हैं, उनके हाथ में वो कलर होता है और वो मुख्तलिफ दीवारों पे जाके ये आमिल बाबा और इस पे बहुत से कराची के अब ऐसे मिटाते हैं उसको। मिटाते हैं कराची के ऐसे मुकामात पे, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये जो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ेस की हैं, बहुत सारे नौजवान इसके चुंगल में फंसे हैं, और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ मैंने खुद साख्ता भी सुनी है कि जब काले जादू का अमल ख़त्म हुआ तो लोगों ने एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर दिया कि तुम कौन मैं कौन, क्योंकि वो तो उस चीज़ में थे ही नहीं, वो तो काला जादू था। और ये असलियत है, ये असलियत है, ये तो है, असलियत है, काला जादू बिल्कुल है, है, बिल्कुल है। ये बिल्कुल है। ऐसे अनसर हैं हमारे माशरे के अंदर जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जो शिरकिया अमल कर रहे हैं, और एक तवील फहरिस्त है और बहुत सारे लोग हैं। अगर आप अपने कब्रिस्तानों में जाएँ आपको तावीज़ मिलेंगे। मैं थोप के हिसाब से मिलते हैं वो, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। अक्सर जैसे हम शब बारात की रात को जब अपने-अपने लोगों के लिए आए होते हैं, उनको कुरान ख़वानी करने के लिए कब्रिस्तान में या फूल डालने के लिए, अक्सर हम कवरेज के लिए जाते रहे हैं, तो हमें ऐसे बाज़ औक़ात बहुत सारी जगहों पे ये तावीज़ मिले हैं और लटके हुए मिले हैं, पड़े हुए मिले हैं, कब्रों के साथ मिले हैं। तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि हाँ, ये काला जादू, काला इल्म एग्ज़िस्ट करता है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसकी चुंगल में फँसे हैं। कुछ निकले, कुछ पागल हो गए हैं और कुछ शायद आज भी कर रहे हैं। इससे हमें ये सीखने को मिलता है ख़वातीन और हज़रात कि इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा हुआ। जो आपके नसीब में लिखा होता है, जो बिल्कुल। आपके नसीब में होना होता है, वो होके ही रहता है। बहुत से ऐसे जानने वाले हैं, जानने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह कि वो थे में चले गए, कि वो ऐसे मामलात में थे, उनके कोई काम नहीं होते तो वो ऐसे शॉर्टकट में जाते थे। और उन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा है। आप दीन से भी खारिज हो रहे हो, आपके जो है ना निजी ज़िंदगी भी ख़राब हो रही है, तो इट्स बेटर कि आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, अल्लाह पे भरोसा रखें, और सारी चीज़ें हो जाती हैं। जो नसीब में लिखा होना था वो होता ही होता है। क्या कहते हैं इस बारे बिल्कुल, में आप? इंसान और बेसुकून भी हो जाता है। ज़ाहिर-सी बात है, दीन से दूरी हो जाती है और फिर आप ऐसी चीज़ों में चले जाते हैं जो आप, जिससे आपके दीन का दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। काला जादू, काला इल्म, फिर आप ऐसी हरकतें, अब जो वो बातें बता रहे हैं, तो ये इनह्यूमन हरकतें इंसान तो कर ही नहीं सकता ना ये काम। बिल्कुल। अब उन्होंने जिस भी नौइयत पे जाके ये काम किया,
लेकिन आप ये देखें कि डिमांड्स जो की गई ऐसी और एक्सट्रीम डिमांड्स हैं, और इससे आप देखें कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें लोगों ने ये एक्सेप्ट किया है कि हमें तो बाबा ने बोला था ये सब करने कि आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। लोगों ने तो ये तो सिर्फ वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक जानवर को हमला किया, मैं उसको भी अस्तगफिरुल्लाह। सिर्फ नहीं कहूँगा मैं, लेकिन लोग तो इंसानों पे कर देते हैं, और लोग कर रहे हैं अपने लोगों पे आउट ऑफ जेलेसी, हसद की वजह से अपने ही लोगों की पूरी पूरी ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं, और उनको इतनी जेलेसी होती है कि वो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिन्होंने किसी के ऊपर ये सब करवाया है, एट दी एंड उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ हुआ है, उनकी औलादों के ऊपर भी हुआ है। और ये काला जादू जो है ना, वो ज़ाहिर सी बात है, आप ये जो अमल आप करते हैं जिसको आप अमल कहते हैं, वो एट दी एंड पलट के आपके ऊपर आना ही आता ही होना है, आता है, आप आता पर ही नहीं है। तो आपकी औलाद पर बिल्कुल आएगा। आता है, कहीं न कहीं आप किसी के साथ बुरा करेंगे और आपको ऐसा लगता है कि आप बच जाएँगे, तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है, मुझे नहीं लगता। आपको कहीं न कहीं सज़ा ज़रूर मिलती है, और फिर वो आपके प्यारे से मिलती है, ज़ाहिर-सी बात है, जिसको अब वो जो आपका जानशीन जो, होता है हाँ, उस उससे मिलती है, या फिर आपको महसूस होता है कि मैंने ये काम किया था, इस वजह से मुझे हो रहा है, वो हम्म वाली बात तो कहीं न कहीं आती है। तो बेहतर ये है कि जो नसीब में है, वो तो अल्लाह ने देना ही है। ये शॉर्टकट के जो तरीक़ाकार है ना, शॉर्टकट जिस फ़ील्ड में भी है, हम्म वो काम ख़राब करती है। तो ऐसे आमिल बाबा, ये बंगाली बाबा, और ये जितनी भी ये चॉकिंग हुई है, हम्म जितनी भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि इनको जब भी हमने अगर किसी कवरेज के हवाले से भी फ़ोन किया है, तो इनकी बातें अगर आप सुन लेंगे, तो आप तो मिलियनर, अंबानी भी आप ही हैं, और वो खुद बैठा एक झोंपड़ी में होता है, तो वो आपकी ज़िंदगी 2 मिनट में तब्दील कर सकता है और बकौल खुद से। झोपड़ी में बैठा हुआ खुद है। झोंपड़ी में बैठा है। ख़वातीन हज़रात, कैसी लगी पॉडकास्ट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड मुझे बताइएगा इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा है। ये याद रखिएगा, करने वाली ज़ात सिर्फ एक है जो बेशक। ऊपर बैठी है, उसका नाम है अल्लाह ताला। उस पर भरोसा रखें और इन शॉर्टकट के चक्करों में ना पड़े। मेरा हमेशा से यही कहना है, मैं जितने भी गेस्ट को बुलाता हूँ वो अपनी अपनी कहानियाँ अपने तरीके से अपने हिसाब से सुनाते हैं, बताते हैं, लेकिन मैं आई डोंट प्रमोट दिस। मुझसे ना नंबर मांगा कीजिए, मैं नहीं दूंगा आपको किसी का भी नंबर। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोग सोर्स भी लगवाते हैं, हुँ। फलाना जानने वाला ढिमकाना जाना, फ़ोन आता है यार तुम्हें मैसेज किया हुआ, ज़रा फलाने का नंबर दे दो। सो यहाँ से आपको कभी नहीं मिलेगा। स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, वाक़यात जो भी हैं इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट के लिए ले लो, लेकिन उस पे इतना दिमाग नहीं लगाओ, ठीक है? बिल्कुल। भरोसा रखो अल्लाह पे, सब सही हो जाएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।